नमस्कार। नया रास्ता अध्याय 10। देखिए, अध्याय 9 में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि नीलिमा की विदाई हो जाती है। फिर फटाफट मीनू अपने घर वापस आती है और घर पर आकर वह अपना सारा सामान पैक करती है और मेरठ जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन माँ उसे कोशिश करती हैं कि एक दिन के लिए और रुक जाओ, लेकिन वह नहीं मानती है क्योंकि शादी में आना तो मजबूरी थी और वह अपना पढ़ाई नहीं रोक सकती थी। अब आगे देखिए क्या होता है। मेरठ पहुंचने पर मीनू को ज्ञात हुआ कि उसके कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया जाना है। वार्षिकोत्सव यानी एनुअल फंक्शन उसके कॉलेज में मनाया जाने वाला है और हॉस्टल में चारों ओर चहल पहल थी। सभी लड़कियां अपने अपने रोल के बारे में बता रही थी। हर तरह के कार्यक्रम, सामूहिक नृत्य, गीत, नाटक आदि सभी की तैयारियां चल रही थी। सामूहिक नृत्य यानी कि ग्रुप डांस, गीत यानी कि सॉन्ग का, और नाटक यानी कि स्किट की तैयारियां चल रही थी। हॉस्टल में मीनू को देखकर उसकी सहेलियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक बार उसने बातों बातों में माया के सामने कहा था कि उसने कथक नृत्य सीखा है। माया ने सहेलियों में यह प्रस्ताव रखा कि मीनू का कथक नृत्य वार्षिकोत्सव में कराया जाए। सभी सहेलियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया यानी सब लोगों ने हामी भरी। यद्यपि मीनू ने कथक बचपन में सीखा था, परंतु वह शुरू से ही अपने स्कूल में व फिर बड़े होने पर कॉलेज में नृत्य के कार्यक्रम देती रही थी। इसीलिए अभी भी कथक काफी कुशलतापूर्वक कर लेती थी। हमेशा उसने इस नृत्य में पुरस्कार लिए थे, यानी हर बार उसे प्राइज मिला था कथक करने में। जब सब लड़कियों ने उसे घेर लिया तो वह नृत्य करने के लिए मना न कर सकी। यद्यपि वह अब इन सब बातों में विशेष रुचि नहीं रखती थी। इस समय उसके सामने एक ध्येय था, एक मंजिल थी जिस पर पहुंचने के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता थी। और फिर अब नीलिमा की शादी में भी उसके 3 दिन बेकार हो गए थे। यात्रा की थकान उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी, यानी वे बिल्कुल थक गई थी। नीलिमा की शादी में जब वो गई थी मीरापुर, तो वहां से आने के बाद वो काफी थक गई थी और ये थकावट उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपना सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई। सामान कमरे में रखकर वह पलंग पर लेट गई। लेटे लेटे वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। उसे याद हो आया वह दिन जब उसने शुरू में कथक सीखा था। कथक में उसे विशेष रुचि थी, यानी उसे काफी इंटरेस्ट था कथक करने में। परंतु उसके कस्बे मीरापुर में कोई कथक सिखाने के लिए कुशल अध्यापक नहीं था। उस दिन जब उसे पता चला कि उसके कस्बे में एक कथक नृत्य का स्कूल खुल गया, तब वह बहुत प्रसन्न हुई थी। देखिए, कस्बा यानी जो कि ना गांव होता है ना कि शहर होता है, जो बीच का भाग होता है, ऐसी जगह जहां पर एक छोटी मोटी फैक्ट्री हो, छोटा सा मार्केट हो और शॉप हो, जहाँ पे मनुष्य अपना जीवन यापन आसानी से कर सकता है, उसे कस्बा बोलते हैं। तो जो मीरापुर जगह थी वे एक कस्बा था, बहुत बड़ी सिटी नहीं थी और ना ही वे गांव था। तो जब वहाँ पे कथक नृत्य का स्कूल खुला तो मीनू काफ़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उसे सीखना था और कोई सिखाने के लिए मिल नहीं रहा था। और जब उसे मिल गया तो वो काफ़ी खुश हुई। सबसे पहले मीनू ही उस स्कूल में पहुंची थी। बाद में और भी नृत्य में रुचि रखने वाली काफ़ी लड़कियां आ गई। पहले दिन जब गुरुजी ने नृत्य के लिए पैर चलाने सिखाए तो उसके पैरों में बहुत दर्द हो गया था। फिर भी घर जाने के बाद उसने बहुत देर तक पैर चलाने का अभ्यास किया। देखिए, जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो हम जी जान से उस काम में लग जाते हैं। लेकिन जिस काम में हमारा मन नहीं लगता है, कोई कितना भी बोले, कितना भी डांटे, मारे, गाली दे, कुछ भी करे, हम नहीं करते हैं वो चीज़ें, है ना। ज़बरदस्ती हम थोड़ी देर के लिए भले ही कर लेते हैं। जैसे जिन बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, उनको ना बोलो फिर भी वो पढ़ते हैं, और जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है
उनको कितना भी बोलते जाइए आप, वो नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं। आगे देखिए, आशा और रोहित उस समय छोटे थे। वह बहुत बहुत देर तक मीनू को पैर चलाते देखते रहते, परंतु उन्हें यह समझ न आता कि यह कैसा नृत्य है जिसमें पैर ही चलाए जाते हैं, हाथ नहीं। अगले दिन वह जब स्कूल गई तो सभी लड़कियों ने तबले की धुन पर पैर चलाने शुरू किए। मीनू के पैर ही सही ताल पर व सही ढंग से चल रहे थे। जानते क्यों चल रहे थे? क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया था। गुरुजी ने दूसरे दिन ही मीनू की बहुत प्रशंसा की थी। हर कार्य में मीनू की प्रतिभा मुखरित हो उठती, यानी जो भी काम करती मीनू, उसका जो काम करने का तरीका था वे सबसे अच्छा और अनोखा होता था। वह हर कार्य पूर्ण लगन के साथ करती। कथक नृत्य में भी उसने पूर्ण रुचि दिखाई। 2 वर्ष में ही वह इस नृत्य में पूर्ण निपुण हो गई थी। बाद में ही वह स्कूल में निरंतर नृत्य करती रही, जिससे उसका अभ्यास बना रहा। एक दिन की बात है, जब वह कक्षा 10 में पढ़ती थी। उसके स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया। मीनू की अध्यापिका ने उससे कथक नृत्य पेश करने के लिए यानी सबको दिखाने के लिए कहा। उस समय उसमें कितना उत्साह था, कितनी प्रसन्न हुई थी वह यह जानकर कि उसे स्टेज पर नृत्य करना है। कितनी उमंग थी उसके हृदय में। छुट्टी के बाद जब वह घर पहुंची थी, तब उसने प्रसन्न मुद्रा में माँ से कहा था, माँ मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे कथक नृत्य का अभ्यास करना है। माँ ने बड़े प्यार से पूछा था, क्यों बेटी, कहाँ करना है तुम्हें नृत्य? तो मीनू बोलती है, मीनू ने उमंग भरी वाणी में कहा कि माँ 4 दिन के बाद हमारे स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें मुझे कथक नृत्य करने के लिए कहा गया है, कथक डांस उसे करने के लिए कहा गया है और इस बात से मीनू काफ़ी खुश है। परंतु मीनू, इस वर्ष तुम्हारी हाई स्कूल की परीक्षा है, अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना, माँ ने उसे ऐसा समझाते हुए कहा। तो मीनू बोलती है, हाँ माँ, कहकर मीनू ऊपर अपने कमरे में जाकर नृत्य का अभ्यास करने लगी। 4 दिन बाद वह दिन आ गया जब मीनू को नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। सुबह से ही मीनू के हृदय में विशेष उल्लास था। उसने अलमारी खोलकर माँ की सारी साड़ियाँ देखी थी। जरी के काम वाली हरे रंग की साड़ी उसने पसंद की थी। नृत्य के लिए सजी संवरी मीनू ने अपने को ऊपर से नीचे तक निहारा। जैसे ही नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उसका नाम बोला गया, नृत्य का कार्यक्रम देखिए अब प्रस्तुत होने वाला है, और जैसे ही मीनू का नाम बोला जाता है, उसका जो हार्ट बीट है, यानी जो दिल की धड़कन है, वो काफ़ी बढ़ जाती है, ऐसे धक 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 करते हुए। तो जैसे ही उसका नाम बोला गया, उसके हृदय की धड़कन तीव्र हो उठी। फिर भी एक उमंग थी उसके हृदय में। नृत्य करते समय उसके पैरों की ताल व हाथों की थिरकन विशेष तौर पर देखने योग्य थी। अपने नाजुक बदन को वह हर दिशा से आसानी से मोड़ लेती थी। अपने नाजुक बदन यानी कोमल शरीर को वह हर दिशा से आसानी से मोड़ लेती थी। और कथक एक्चुअली बहुत टफ होता है, वो करना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन मीनू ने इसे बड़े ही अच्छे से किया। उसका नृत्य समाप्त होने पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। हर कोई उसके नृत्य की प्रशंसा कर रहा था। मीनू को उस दिन कितनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। विशेष प्रसन्नता उसे उस समय महसूस हुई जब मुख्य अतिथि ने उसे पुरस्कार देते समय उसकी प्रशंसा की थी। साथ ही पास खड़ी उसकी अध्यापिका ने भी मुख्य अतिथि से यह कहा था कि यह लड़की प्रत्येक कार्य में कुशल है, पढ़ाई में भी सदैव प्रथम ही आती है। यह सुनकर मीनू का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा, यानी खुशी से झूम उठा कि सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। और देखिए, तारीफ तो हर कोई सुनना चाहता है, वो अलग बात है कि हर कोई हमारी तारीफ नहीं करता है ना। तो घर पहुंचते ही उसने वह पुरस्कार माँ को दिखाया था और अत्यधिक
उत्तेजित होकर माँ से लिपट गई थी। यानी जैसे ही मीनू घर पर पहुंचती है, उसने अपना जो प्राइस उसे मिला था उसने माँ को दिखाया और माँ से लिपट गई, ऐसे सीने से बिल्कुल चिपक गई, माँ के गले लग गई। आगे देखिए, अभी वह अतीत की स्मृतियों में ही खोई हुई थी कि कमरे में माया ने प्रवेश किया। मीनू को चुपचाप पड़ी देखकर वह उसके पास आई और उससे शादी की बातें पूछने लगी। तो माया बोली, कहो मीनू, कैसी रही नीलिमा की शादी? खूब मस्ती हुई होगी शादी में। तो मीनू ऐसे हाँ बोलते हुए ऐसे गर्दन उसने हिलाया। तो फिर मीनू बोलते, आओ बैठो माया। कहते हुए वह स्वयं पलंग के एक ओर बैठ गई और माया को बैठने के लिए स्थान दे दिया। जैसे अगर कोई आता है तो हम उसे बैठने के लिए जगह देते हैं, ऐसा ही मीनू ने भी किया। माया कुछ देर मीनू के पास बैठी, उससे हंसी मजाक की बातें करती रही और फिर पास में पड़े अपने पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। मीनू की थकान भी उतर चुकी थी। उसने पलंग से उठकर अपना मुंह धोया और पढ़ने के लिए बैठ गई। देखिए, 10 दिन के बाद मीनू के कॉलेज का वार्षिकोत्सव था, यानी एनुअल फंक्शन था। कॉलेज व हॉस्टल दोनों में काफ़ी चहल पहल रहती थी। सब लोग एक्टिव रहते हैं, जैसे हमारे स्कूल में हमारे कॉलेज में रहता है ना, वैसे ही वहाँ पे भी चहल पहल थी। कॉलेज में भी नाटकों व अन्य कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी, परंतु मीनू में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। मीनू में कोई उत्साह, कोई जोश नहीं दिखाई दे रहा था, वो डल सी लग रही थी। एक दिन माया ने मीनू से कहा, मीनू, कथक का तो तुम्हें काफ़ी अभ्यास होगा, फिर भी 1-2 बार तो करके देख ही लो। तब मीनू को लगा कि कथक नृत्य किए हुए उसे कई महीने हो गए हैं, इसलिए उसे 3-4 बार तो नृत्य का अभ्यास कर ही लेना चाहिए। उस दिन तो वह थकी हुई थी। फिर हॉस्टल में नृत्य की संगत करने के लिए एक तबला व हारमोनियम भी तो नहीं था, इसलिए उसने निश्चय किया कि कल से वह कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास करेगी। 4 दिन तक मीनू ने कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास किया। सोमवार का दिन था, सोमवार यानी मंडे का दिन था। मंगलवार को वार्षिक उत्सव मनाया जाना था। कॉलेज के लड़के व लड़कियां सभी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। कुछ लड़के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, कुछ केवल दर्शक मात्र बनकर ही इधर उधर टहल रहे थे, यानी देखने वाले ही दर्शक, यानी देखने वाले इधर उधर कहाँ पे क्या हो रहा है, चलो यहाँ पे देखते हैं, अरे चलो उस वाले क्लास में चलते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। सिर्फ दर्शक मात्र बन के वो इधर उधर टहल रहे थे, यानी घूम रहे थे। एक कमरे में मीनू भी नृत्य का अभ्यास कर रही थी। उसकी कुछ सहेलियां वहीं पर बैठी उसका नृत्य देख रही थी। तभी चपरासी ने दरवाज़ा खटखटाया यानी नॉक किया। मीनू के नाम पर मीरापुर से एक टेलीग्राम आया था। टेलीग्राम का नाम सुनते ही मीनू की हृदय गति तेज हो गई। हृदय गति यानी जो हार्ट बीट है वो एकदम तेज हो गया, धक 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 ऐसे। मीनू को घबराहट सी होने लगी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वह मीरापुर से होकर आई है, आखिर क्या बात है? मीनू की कुछ समझ में नहीं आया। डाकिये से टेलीग्राम लेते समय उसके हाथ कांपने लगे। उसने झटपट तार खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, फादर इल कम सून, यानी पिताजी बीमार हैं, जल्दी आ जाओ। यह पढ़कर मीनू का दिल कांप गया। ऐसी क्या बीमारी हुई है पिताजी को जो मुझे जल्दी बुलाया गया है? थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती तो मुझे नहीं बुलाया जाता, कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई होगी। वह अपने घर जाने के लिए बेचैन हो उठी। शाम के 6 बज चुके थे। वह वहाँ से उठ खड़ी हुई और अपने हॉस्टल पहुँच गई। जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया, माया ने उसके उदास चेहरे को देखकर समझा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मीनू को बैग में कपड़े लगाते देखकर माया ने पूछा, मीनू क्या बात है, कहाँ जा रही हो? तो मीनू ने रुआसी आवाज में कहा, मैं मीरापुर जा रही हूँ, अभी अभी टेलीग्राम आया है, पिताजी बीमार है, मुझे शीघ्र ही बुलाया है। शीघ्र यानी मुझे तुरंत ही बुलाया है, जल्दी से जल्दी। तो माया बोलती है, अच्छा
पर अब तो रात होने वाली है, इतनी रात में अकेले तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा, और फिर यह रास्ता भी खराब है, कल सुबह चली जाना। माया ने उसे ऐसा समझाते हुए कहा। तो मीनू बोलती, हाँ रात तो हो चली है, पर मेरा यहाँ अब 1 मिनट के लिए भी रुकना संभव न हो सकेगा। मीनू ने अपना बैग कंधे पर रखते हुए कहा। जैसे ही मीनू ने खिड़की से बाहर झांका, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। इतनी रात गए उसे जाने में भय सा महसूस हुआ। उसने अपने कंधे से अपना बैग उतारा और पलंग पर लेट गई। उसका मन पिताजी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। काश उसके पंख होते तो वह उड़कर अपने घर पहुंच जाती। देखिए, लड़कियों को ज़रा सा रात में निकलने में डर लगता है। एक तो समाज में भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। जितना हो सके हमें रात को एक्चुअली बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं हो। उसी तरीके से यहाँ पे मीनू को भी देखिए डर लग रहा है, क्योंकि समाज में देखिए ऊंच नीच बहुत सारी चीज़ें घटित होती रहती हैं। आगे देखिए, इस समय उसकी दशा पिंजड़े में बंद एक पक्षी की तरह थी। उसके हृदय में उड़ जाने के लिए छटपटाहट सी थी, पर एक परतंत्र पक्षी के समान अपनी स्थिति जानकर उसकी आंखों में आंसू झलक आए। यानी मीनू, देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि मीनू अपने घर मीरापुर अपने पिताजी से मिलने के लिए जाना चाहती है, लेकिन रात्रि हो चुकी है और चारों तरफ उसे बाहर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, और एक लड़की के लिए रात को घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं होता है। और इसी बात से मीनू बाहर नहीं निकल पा रही है, और वो मजबूर होकर बेड पर ऐसे बिस्तर पर अपने पड़ जाती है, लेट जाती है, और इतना वो दुखी हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आंसू छलछला पड़ते हैं, यानी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। रात भर वह बेचैनी में करवटें बदलती रही। अनेक अच्छे बुरे विचार उसके मस्तिष्क में उठते रहे, जिससे उसका मन और अधिक बेचैन हो उठता। अब उसे इंतजार था उस प्रातः का जब वह स्वतंत्र पक्षी की तरह अपने घर को जा सकेगी। स्वतंत्र पक्षी यानी एक आज़ाद पक्षी की तरह, आज़ाद जीव की तरह, जो जहाँ चाहे वहाँ जा सके, ऐसे पक्षी की तरह वह सुबह अपने घर को जा सकेगी। और यहाँ पर हमारा अध्याय 10 समाप्त हुआ। आगे की स्टोरी को जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।